हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स मीन्स विपिन सर में। देखिए आज के लेक्चर में, आज के वीडियो में हम आपके लिए जो रिलेशन फंक्शन क्लास 12th पढ़ा रहे थे, संबंध फलन कक्षा 12 का बालाजी की बुक से, उसी का अगला लेक्चर है। एक्सरसाइज 1.3 पढ़ा रहे थे, तो पिछले लेक्चर में हमने 4 नंबर तक क्वेश्चन कराए थे। इसके बाद आज 5th नंबर कराने जा रहे हैं। देखिए ये चैप्टर समापन की ओर है, तो आप लोग कमेंट्स करके बता देना कि इसके बाद कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है, उसी की वीडियो बनाएंगे। और जिनके पास बुक नहीं है बालाजी की, तो पिछले वीडियो में या इसके हो सकता है उसके भी पिछले वीडियो में हमने आपको एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन वीडियो में दिखाए थे। हमने कहा था आप इन स्क्रीनशॉट ले करके इनको नोट कर लीजिए, फिर समझिए, ठीक। और देखिए आने वाले समय में आपको हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप सोचते हो कि हर वीडियो में बोलते हैं, सब्सक्राइब करने से आपका ही फायदा, क्योंकि आने वाले समय में, भविष्य में, फ्यूचर में जब आप एडवांस मैथ के जो ट्रिकी वीडियो होंगे कंपटीशन लेवल के, वो भी आपको पढ़ाए जाएंगे, ठीक। और शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ें। कमेंट्स करिए तो हमें भी पता चलेगा आपको पढ़ के कैसा लग रहा है। चलिए देखिए, ज़्यादा बात ना करते हुए आ जाते हैं 5th नंबर क्वेश्चन में। और 5th नंबर क्वेश्चन हम आपको, जिसके पास बुक नहीं है वो ये नहीं कह सकते कि नहीं हमारे पास क्वेश्चन नहीं, क्योंकि हमने क्वेश्चन आपको स्क्रीन वीडियो में दिखाया था। हमने कहा था स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आर का आगे आर प्लस धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो, एफ कोई फलन है ऐसे जो आर प्लस 4 कामा इनफाइनाइट, ये है। देखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सबको पता है, इसको हम लोग डोमेन बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं। हिंदी में कह सकते हैं इसको प्रांत, इसको सह प्रांत। आर प्लस का मतलब हो गया, आर का मतलब देखिए क्या हुआ, रियल नंबर, और आर प्लस का मतलब वास्तविक संख्याएं तो होंगी लेकिन प्लस की होंगी, धनात्मक वास्तविक संख्याएं। आर प्लस का मतलब यहाँ पर क्या बताइए, धनात्मक वास्तविक संख्याएं। तो आर प्लस का यहाँ पर मतलब है धनात्मक वास्तविक संख्याएं। आर प्लस का मतलब क्या है, धनात्मक वास्तविक संख्याएं। धनात्मक वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं तो होंगी लेकिन धनात्मक होंगी। और इस प्रकार से है, देखिए जो फलन है वो है f(x) बराबर x² + 4 का आगे आज सिद्ध करिए फलन व्युत्क्रमणीय है तथा उसका f इनवर्स भी निकाल। NCERT में भी आया है, यूपी बोर्ड 2020 में भी आया है, व्युत्क्रमणीय है। देखिए NCERT का भी है। आपको बता दें, हर एक लेक्चर में आपको बताते चले आ रहे हैं, आप फिर से सुन लीजिए। जिस फलन को व्युत्क्रमणीय सिद्ध करना हो उसको एकाएकी और आच्छादक सिद्ध कर दो। जिस फलन को व्युत्क्रमणीय सिद्ध करना हो उसको एकाएकी और आच्छादक सिद्ध कर दो। एकाएकी और आच्छादक सिद्ध कर दो, क्योंकि हमने बताया था फलन व्युत्क्रमणीय वही होगा जो एकाएकी और आच्छादक होगा। जो फलन एकाएकी आच्छादक होगा वो व्युत्क्रमणीय होगा। जो फलन एकाएकी और आच्छादक होगा वो व्युत्क्रमणीय होगा। तो इसको हम लोग एकाएकी आच्छादक सिद्ध करने तो व्युत्क्रमणीय सिद्ध हो जाएगा। और ये भी सिद्ध करना है f इनवर्स y = √y-4। देखिए जैसे हम लोग जानते हैं कि इधर ये डोमेन, इधर कोडोमेन, ये f कोई फंक्शन है, फलन है। देखो डोमेन में क्या है, आर प्लस है, मतलब धनात्मक वास्तविक संख्याएं। मतलब धनात्मक वास्तविक संख्याएं मतलब ना तो जीरो होगा ना तो माइनस की संख्याएं होंगी, ना तो जीरो होगा और ना ही माइनस की संख्याएं होंगी, धनात्मक वास्तविक संख्याएं। और इधर क्या है, 4 से इनफाइनाइट। देखिए ऐसे 4 से ये इधर इनफाइनाइट। इनफाइनाइट होगा नहीं, इनफाइनाइट के पहले तक ही होगा। इनफाइनाइट की इक्वल वैल्यू नहीं होती, आपको बता चुके हैं। तभी देखो इनफाइनाइट के पहले नहीं होगा। इनफाइनाइट में ओपन इंटरवल है, खुला अंतराल है, बड़ा ब्रैकेट नहीं लगा, छोटा ब्रैकेट लगा है। ये सब कहीं ना कहीं बता चुके हैं। 4 के बराबर होगी, मतलब जो ये कोडोमेन है, इसको क्या बोलते हैं, डोमेन, इसको कोडोमेन, या कह सकते हैं ये प्रांत है, ये सह प्रांत है। जो सह प्रांत है वो 4 होगा या 4 से बड़ा होगा, और कहाँ तक होगा, अनंत। अनंत के इक्वल नहीं होता, हमेशा ध्यान रखिएगा। अनंत या माइनस अनंत के कभी भी बराबर वैल्यू नहीं होती। ये चीज़ें सब रट लिया करो, दिमाग में बसा लिया करो। मैथमेटिक्स को जितना बढ़िया समझेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, उतने आप आगे जाएंगे फ्यूचर में। और हम आपको हर वीडियो में बोलते हैं हमारे लेक्चर जो हैं वो फॉर्मेलिटी के लिए नहीं, कुछ सिखाने के लिए। तो जो कोडोमेन की वैल्यू है 4 है, 4 के इक्वल या फिर उससे ज़्यादा, 4 है, 4 है, 4 के इक्वल, उससे ज़्यादा इनफाइनाइट तक।
तो इसको हम लोग पहले एकाएकी सिद्ध करें और आच्छादक सिद्ध करें। और यहाँ पर देखिए जो डोमेन की वैल्यू है वो r प्लस है, मतलब धनात्मक वास्तविक संख्याएं। तो एकाएकी किस कैसे सिद्ध करेंगे, आप पढ़ चुके हो। देखो fx कितना है, x स्क्वायर प्लस 4, तो fx1 कितना आएगा, fx1 कितना आएगा, fx1 कितना आएगा, देखो x1 स्क्वायर प्लस 4। जैसे हर सवाल में हम लोग एकाएकी सिद्ध करते रहें वैसे इसमें भी करेंगे। एकाएकी आच्छादक सिद्ध कर दें व्युत्क्रमणीय सिद्ध हो जाएगा। तो हर सवाल में हम लोग कैसे सिद्ध करते रहे, fx1 को fx2 के बराबर कर दिया जाए, fx1 को fx2 के बराबर कर दिया जाए अगर x1 भी x2 के बराबर आ जाए। आपको पता है हर एक लेक्चर में हमने आपको कैसे समझाया कि fx1 को fx2 के बराबर कर दिया जाए और अगर x1 बराबर x2 आ जाए, x1 बराबर x2 आ जाए तो एकाएकी होगा। मतलब fx1 को fx2 के बराबर करने पर अगर x1 भी x2 के बराबर आता है तो एकाएकी होगा, अन्यथा एकाएकी नहीं होगा। यही तो आपको समझाया गया है। या फिर ऐसे कह सकते हैं fx1 अगर fx2 के बराबर ना हो तो x1 भी x2 के बराबर नहीं होना चाहिए। चलिए देखिए, तो fx1 कैसे निकाला गया, x की जगह x1 कर दिया, fx2 कैसे निकालेंगे, x की जगह x2 कर देंगे। अब देखो fx1 को fx2 के बराबर कर दिया, fx1 की वैल्यू x1 स्क्वायर प्लस 4, fx2 की वैल्यू x2 स्क्वायर प्लस 4, 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर। तो वर्गमूल लेंगे तो x1 बराबर x2 आएगा, वर्गमूल लेंगे स्क्वायर रूट लेंगे तो x1 बराबर कितना आएगा, x2 आएगा, वर्गमूल लेने से x1 बराबर x2 आएगा। एक चीज़ और देखिए, जैसे x1 स्क्वायर बराबर x2 स्क्वायर है, ये लाइन थोड़ा समझिएगा, x1 स्क्वायर बराबर x2 स्क्वायर है, इधर से स्क्वायर हटा दें तो इधर प्लस माइनस x2 होना चाहिए, प्लस माइनस। अगर मान ली स्क्वायर हटा दें, अगर इधर से स्क्वायर हटा दें तो वर्गमूल लेने पर प्लस माइनस x2 होना चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन में कहीं पर प्लस माइनस निकला था। इसी मतलब एक्सरसाइज या इस एक्सरसाइज के पहले उसमें प्लस माइनस लिया था, इसमें प्लस माइनस क्यों नहीं लिया, आप रीजन समझिएगा। क्योंकि हो सकता है कोई मैथमेटिशियन या खुराफाती लोग जिनको मैथ आती हो आपसे पूछ लें कि यहाँ पर किसी एक ही क्वेश्चन में, इसी मतलब बुक में किसी सेकंड एक्सरसाइज में किसी क्वेश्चन में जब x1 स्क्वायर बराबर x2 स्क्वायर था तो x1 बराबर प्लस माइनस x2 था, लेकिन इसमें प्लस माइनस x2 क्यों नहीं। तो आप बताना कि जो x1 x2 की वैल्यू है वो r प्लस है। अगर कोई पूछ ले कि प्लस माइनस x2 क्यों नहीं, देखिए हमने क्या होता है कि मैथ को समझिए, रटिए नहीं। अगर कोई पूछ ले कि x1 बराबर प्लस माइनस x2 ये क्यों नहीं सही है, यही क्यों सही है, मतलब माइनस क्यों नहीं, तो आप बताओगे जो x1 x2 की वैल्यू होगी वो इससे होगी, इसी से तो होगी, डोमेन से ही तो होगी, डोमेन से x1 x2 की वैल्यू होगी और डोमेन का हिस्सा है r प्लस है। r प्लस है मतलब धनात्मक वास्तविक संख्याएँ हैं, r प्लस है मतलब धनात्मक वास्तविक संख्याएँ, और धनात्मक वास्तविक संख्याएं तो x2 माइनस का नहीं आ सकता, क्योंकि जो x1 x2 वैल्यू लेनी है इससे लेनी है और इसमें माइनस है ही नहीं, इसमें r प्लस है मतलब धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं, माइनस की संख्याएं होंगी ही नहीं। जब माइनस की होंगी ही नहीं तो x2 माइनस का नहीं हो सकता है, मतलब ये माइनस नहीं हो सकता। अगर आपसे कोई पूछ ले कि यहाँ पर माइनस x2 क्यों नहीं हो सकता, ये माइनस x2 क्यों नहीं हो सकता, तो आपका सटीक आंसर यही होगा। अगर कोई पूछ ले कि माइनस x2 क्यों नहीं हो सकता, तो आपका सटीक आंसर यही होगा कि माइनस इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जो x1 x2 वैल्यू है ये इससे है r, इससे धनात्मक वास्तविक संख्याओं से, और धनात्मक वास्तविक संख्याओं में जब धनात्मक ही है तो माइनस का होगा ही नहीं, माइनस आ ही नहीं सकता, क्योंकि जो x1 x2 है ये डोमेन से लिए जाएंगे और डोमेन किसका है, धनात्मक वास्तविक संख्या है। डोमेन में धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं तो x2 माइनस हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें माइनस की कोई संख्या ही नहीं। तो x1 बराबर x2 आ गया, अतः फलन कैसा हुआ, एकाएकी। देखिए अतः फलन एकाएकी है, अतः फलन एकाएकी है। अब इसको हम लोग आच्छादक सिद्ध कर दें। अगर आच्छादक भी सिद्ध कर दें तो एकाएकी आच्छादक होने पर फलन कैसा हो जाता है, व्युत्क्रमणीय हो जाता है। तो आच्छादक कैसे सिद्ध करेंगे,
आप लोग पढ़ के आए हो पीछे, हर वीडियो में देखते हैं। देखो जिन्होंने ना पढ़ा हो तो सीरियल से पढ़िए। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट खोलिए, और प्लेलिस्ट में जब रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 12th खोलेंगे, प्लेलिस्ट में रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 12th खोलेंगे तो आप सीरियल से पढ़ पाएंगे, सीरियल से एकदम पढ़ लेंगे एक तरफ से। देखिए तो अब आच्छादक के लिए क्या होगा, आच्छादक के लिए जो कोडोमेन है और परास है बराबर होनी चाहिए। देखियो जैसे यहाँ पर fx बराबर कितना है बताओ, x² + 4 है, और जो x की वैल्यू है, जो x की वैल्यू है, x किस में बिलोंग करता है, r+ में। x किस में बिलोंग करेगा, x मतलब डोमेन की वैल्यू जो है वो r+ है, r+ है। मेरी बात समझिएगा, r+ का मतलब, मेरी बात समझना जरूर, r+ का मतलब धनात्मक वास्तविक संख्याएं। मेरी बात को बहुत गौर से देखना है, बहुत ढंग से देखना है, बिल्कुल दिमाग लगा के समझना है। धनात्मक वास्तविक संख्या जब यहाँ पर रखेंगे तो जो fx की वैल्यू आएगी 4 आएगी या 4 से बड़ी आएगी। आप देख लो, r+ का मतलब समझते हो, धन की प्लस की वास्तविक संख्या जब x की जगह लोगे, क्योंकि x किस में बिलोंग करे भाई, x वाली वैल्यू इसी से तो लोगे, x वाली वैल्यू इसी से तो लोगे, r+ से ही तो लोगे, धनात्मक वास्तविक संख्या लोगे। और जब यहाँ पर धनात्मक वास्तविक संख्या कोई भी रखोगे और उसमें 4 जोड़ दोगे, 4 जोड़ दोगे तो 4 के बराबर या 4 से बड़ी आएगी। 4 के बराबर तो आ ही नहीं सकती, 4 से बड़ी ही आएगी। 4 के बराबर तब आएगा जब x की जगह 0 रखोगे, x की जगह कितना रखोगे, 0 रखोगे, तो यहाँ पर धनात्मक वास्तविक संख्या है, हाँ शायद, हाँ तो 4 या 4 के बराबर, 1 मिनट देख लेते हैं, हाँ धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, तो 4 के बराबर या 4 से बड़ी आ जाएगी। तो जब x की वैल्यू r+ रखोगे तो 4 के बराबर या 4 से, इसमें थोड़ा सा हमको लगता है मिस्टेक है, 0 भी होना चाहिए, धनात्मक वास्तविक संख्याएं या 0 भी होना चाहिए, हाँ 0 भी होगा, 0 भी होगा, थोड़ा सा यहाँ पर रंग 0 भी होगा। तो जब यहाँ पर 0 या प्लस की संख्या रखोगे, मेरी बात समझना, 0 रखोगे या r+ रखोगे तो जो इसकी वैल्यू आएगी 4 आएगी या 4 से बड़ी आएगी। 4 से छोटी तो आ ही नहीं सकती, 4 या 4 से बड़ी आएगी। तो जब x की वैल्यू r+ में रखोगे, यहाँ पर मेरी बात समझना, जब x की वैल्यू r+ में, क्यों r+, क्योंकि x की वैल्यू मतलब डोमेन की वैल्यू, डोमेन की वैल्यू आप किससे लेंगे, धनात्मक वास्तविक संख्याओं से। और जब धनात्मक वास्तविक संख्याओं में यहाँ पर वैल्यू रखोगे, x की जगह कोई भी प्लस की संख्या रखोगे तो ये जो आंसर आएगा इसका कितना आएगा, 4 या 4 से बड़ा आएगा। 4 या 4 से छोटा आ सकता है, नहीं आ सकता, क्योंकि +4 करना है। तो यहाँ पर आप देखना कि जो fx आएगा, fx की वैल्यू 4 आएगी या 4 से बड़ी आएगी। जो fx के अवयव आएंगे, ऐसे नहीं लिख सकते, fx के अवयवों का जो समुच्चय बनेगा, fx के अवयवों का जो समुच्चय बनेगा वो 4 या 4 से बड़ा ही बनेगा, या ऐसे कह सकते हैं। देखिए ऐसे कह सकते हैं, ऐसे लिखा जाए कि जो fx आएगा, fx किस में बिलोंग करेगा, 4 या 4 से बड़ा ही आएगा, मतलब यही आएगा, 4 आएगा या 4 से बड़ा आएगा। क्यों, क्योंकि जब हमने बताया x की जगह यहाँ पर वैल्यू रखोगे, कैसी वैल्यू रखोगे, r+ में रखोगे तो आंसर, अगर 0 भी होगा, लेकिन इसमें बताया गलत थोड़ा सा है, 0 या 0 से बड़ा रखोगे, 0 या 0 से बड़ा रखोगे तो आंसर 4 या 4 से बड़ा ही आएगा, 4 या 4 से बड़ा ही आएगा। तो जो fx है वो किस में बिलोंग करेगा, 4 या 4 से बड़ा ही आएगा। fx मतलब समझते हो, fx मतलब यही जो इसको रेंज बोलेंगे, जो वैल्यू निकल करके आएगी वो कितनी आएगी, रेंज, वो इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। तो यहाँ पर कह सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं कि fx के जो अवयवों का समुच्चय होगा वो 4 होगा या 4 से बड़ा होगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं जो परास होगी, ऐसे कह सकते हैं, जो परास होगी वो 4, क्योंकि देखिए जो वैल्यू निकल करके आती है वो परास ही होती है। जो वैल्यू निकल करके आती है, x की वैल्यू इसमें रखने पर, आपको 20,000 बार समझाया है कि x की वैल्यू इसमें रखने पर जो कुछ निकल करके आता है वो परास ही होता है। जो x की जगह यहाँ पर वैल्यू, और x की जगह वैल्यू कहाँ से रखते हैं, x की जगह वैल्यू इससे रखते हैं, x की जगह जो वैल्यू रखते हैं वो इससे रखते हैं, x की जगह जो वैल्यू रखते हैं इससे r+ से रखते हैं, इससे रखेंगे। अब यहाँ पर किसका समुच्चय है, r+ का समुच्चय, r+ मतलब वास्तविक धनात्मक संख्याओं का समुच्चय है। तो यहाँ पर जब वैल्यू रखेंगे तो आंसर जो आएगा वो 4 आएगा या 4 से बड़ा आएगा। 4 या 4 से छोटा तो आ ही नहीं सकता, क्यों, x की जगह कोई वैल्यू रखोगे, स्क्वायर कर दोगे तो प्लस हो जाएगा। प्लस पहली बात रखना भी प्लस की है, क्योंकि माइनस रख ही नहीं सकते, r+ लेना है। तो यहाँ पर वैल्यू रखोगे, स्क्वायर करोगे, फिर 4 जोड़ दोगे तो क्या आएगा, 4। 0 अगर रख दोगे तो 4 आएगा, और कोई वैल्यू रखोगे तो 4 से बड़ी आएगी, तो 4 या 4 से बड़ी। तो जो परास आएगी वो 4 या 4 से बड़ी आएगी। और जो कोडोमेन है, देखिए जो कोडोमेन है वो भी कितना है, 4
जो कोडोमेन है वो भी 4 या 4 से बड़ा है। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि जो परास है वो कोडोमेन के बराबर है, जो परास है वो कोडोमेन के बराबर है। और हमने बताया था कि जब परास कोडोमेन के बराबर हो जाए तो फलन आच्छादक होता है। लिखेंगे अतः फलन आच्छादक है, अतः फलन आच्छादक है। अब लिखेंगे चूंकि फलन, चूंकि fx एकैकी है, एकैकी और आच्छादक है, एकैकी और आच्छादक है, अतः fx व्युत्क्रमणीय है। ये सब लिखना पड़ेगा, व्युत्क्रमणीय है। एकैकी और आच्छादक होगा तभी व्युत्क्रमणीय होगा, अन्यथा व्युत्क्रमणीय नहीं होगा। ये बिल्कुल गांठ मान लीजिए। अब व्युत्क्रमणीय है तो उसका व्युत्क्रम भी निकालना है। तो पिछले वीडियो में आपने देखा था व्युत्क्रम कैसे निकालते थे। पहले हमने क्या बताया था कि जो fx है उसको y के बराबर करो, जो fx है उसको y के बराबर करो, बताया था कि नहीं। पिछला वीडियो देखिए, पिछला इसलिए कहते हैं आप YouTube चैनल पे जाइए और प्ले लिस्ट से एक एक वीडियो देखिए। fx को y के बराबर करिए, फिर इससे किसकी वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। और देखिए 2 स्टेप बताए थे ना, पिछला वीडियो आप देख सकते हो। ठीक, एक बताया था fx बराबर y करना है, एक स्टेप ये बताओ। फिर क्या बताया था x बराबर f इनवर्स y। ये 2 स्टेप बताए थे, 2 स्टेप, एक ये और एक ये। इन्हीं से इनवर्स निकल आएगा। देखो क्या करना होगा, आपको बताया था पिछला लेक्चर, जिन्होंने देखा होगा, ना देखा तो देखिए जा करके। वैसे तो सीरियल से पढ़िए। fx बराबर y से x की वैल्यू निकालेंगे, fx बराबर y से किसकी वैल्यू निकालेंगे, x की, और वो x की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो इनवर्स बन जाएगा। तो देखो पहले fx बराबर y से, देखिए fx बराबर y से, तो fx कितना है, x स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4 बराबर y। यहाँ से किसकी वैल्यू निकालेंगे, x की, इससे x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो इनवर्स बन जाएगा। तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, y माइनस 4, x बराबर अंडर रूट y माइनस 4। अब देखिए, अब ये f इनवर्स y किसके बराबर है, f इनवर्स y बराबर x से, तो हो जाएगा f इनवर्स y बराबर x की जगह कितना लिखोगे, यही अंडर रूट y माइनस 4, x की जगह यही वैल्यू अंडर रूट y माइनस 4। ये सिद्ध करना था। देखिए ये 5वां नंबर हो गया, ये 5वां नंबर हो गया। अब देखिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो 6वां बताएं। स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, 6वां बताते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसका। देखिए ये सब कंपटीशन अगर आप पढ़ेंगे जा करके तो इन सारी चीज़ों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी, क्योंकि देखिए सारे क्वेश्चन यूपी बोर्ड में नहीं आ सकते हैं, लेकिन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी। देखिए अब इसके बाद 6वां नंबर जो क्वेश्चन है उसमें कुछ सेट्स दिए गए हैं। थोड़ा सा बुक ऐसे कर लेते हैं, सब आपको दिखा चुके हैं वीडियो में। उसमें ए कोई सेट दिया गया है, ए सेट इस तरीके से दिया गया है कि x सच दैट x बिलोंग R, मतलब x वास्तविक संख्या है, लेकिन वो वास्तविक संख्या इस प्रकार से है कि -π/2 के बराबर या बड़ी है, +π/2 के बराबर या छोटी है। मतलब x किसका समुच्चय है, वास्तविक संख्याओं का तो है, लेकिन वो वास्तविक संख्या -π/2 के बराबर या उससे बड़ी है, +π/2 के बराबर या उससे छोटी है। तथा b भी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। इस तरीके से है y सच दैट y बिलोंग R, मतलब ये भी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, लेकिन इस तरीके से है कि -1 के बराबर है या बड़ा है, +1 के बराबर या छोटा है। ये चीज़ है। देखिए तो जो x है वो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, लेकिन वो x वास्तविक संख्या तो है, लेकिन कैसी वास्तविक संख्या है, -π/2 के बराबर या उससे बड़ी है, +π/2 के बराबर या उससे छोटी है। जो b है ये भी वास्तविक संख्या है, लेकिन कैसी वास्तविक संख्या है, -1 के बराबर या उससे बड़ी है और +1 के बराबर या उससे छोटी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अब कोई फलन है वो a से b पर परिभाषित है, ऐसे कोई फलन है a से b पर परिभाषित है, इस प्रकार की fx बराबर sin x। इसको सिद्ध करना है, व्युत्क्रमणीय है, इसका व्युत्क्रम निकालना। व्युत्क्रमणीय तभी होगा जब एक एकैकी आच्छादक होगा। देखिए जैसे ये a है, ये b है,
ये ए और ये बी। ए में कितना है -π/2 और इसके बीच में, और कहाँ तक जाएगा +π/2। ए वाला जो फलन है उसकी वैल्यू क्या होगी, जो ए वाला फलन कह रहे, ए वाला जो समुच्चय है उसकी वैल्यू कितनी होगी, -π/2 के बराबर होगी या उससे बड़ी होगी, +π/2 तक होगी। बस इसी को हम लोग डोमेन बोलेंगे, यही तो होता है डोमेन। और b की वैल्यू कितनी है -1 +1 और उसके बीच की वास्तविक संख्या, -1 के बराबर +1 के बराबर उसके बीच की वास्तविक संख्या। बीच की वास्तविक संख्या में 0, 1/2, 1/3, 1/4, 2/3 इस तरह, हाँ इस तरीके से कुछ भी, माइनस का 2/3, माइनस का 1/2, माइनस का 3/4। ये देखिए ये कोडोमेन है। कोडोमेन मतलब सह प्रांत है, ये कोडोमेन है। अब इसको व्युत्क्रमणीय सिद्ध करना है। देखिए व्युत्क्रमणीय कैसे सिद्ध करेंगे, तो fx कितना है, व्युत्क्रमणीय के लिए पहले एकाएकी सिद्ध करें, तो fx1 कितना आएगा, देखिए fx1 आ जाएगा sin x1, fx2 कितना आ जाएगा sin x2। अब क्या किया जाए, बोर्ड की तरफ देखिएगा, fx1 को fx2 के बराबर कर दिया जाए। fx1 को fx2 के बराबर करने पर x1 बराबर x2 आना चाहिए। देखिए तो fx1 की जगह कितना है sin x1, fx2 की जगह sin x2। तो अब देखिए तो इससे क्या आया, x1 बराबर x2 आ गया। साइन दोनों तरफ से कंपैरिजन करेंगे, कैंसिल नहीं होगा। x1 बराबर x2 आ गया, x1 बराबर x2, x1 बराबर x2। लेकिन अगर आपसे कोई कही दे, देखिए मेरी बात समझना, जैसे आपसे कोई कही दे कि जैसे sin 30 का मान, समझिएगा ज़रा ढंग से, और sin 150 का मान बराबर है, sin 30 का मान sin 150 का मान बराबर। देखो sin 30 का मान कितना हुआ 1/2 और sin 150, ये समझ आ रहा है आपको, पहले समझना, मेरी बात को बहुत गौर से देखना। हमेशा x1 बराबर x2 नहीं रहेगा, देखते जाइए ज़रा। sin 30 का मान 1/2 और sin 150 का मान भी, ये भी 1/2, ये भी 1/2। अब देखिए तो ये चीज़ तो बराबर हो गई, ये चीज़ तो बराबर हो गई, लेकिन 30 150 के बराबर है, बताओ, नहीं है। 30 150 के बराबर नहीं है, 30 150 के बराबर नहीं है। अब तो ये गलत हो गया, हुआ गलत कि नहीं हुआ, तो उसका भी रीज़न समझाएंगे हम। हमने क्या होता है कि हम आपको चाहते हैं कि आप 100% सीखें, आपके दिमाग में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। तो देखो हमने क्या समझा, जैसे sin x1 sin x2 के बराबर है तो x1 बराबर x2 ही आएगा। तो यहाँ पर देखिए sin 30 sin 150 के बराबर है, दोनों की वैल्यू 1/2 होती है, लेकिन x1 बराबर x2 नहीं है, 30 150 के बराबर नहीं है, जो 30 है वो 150 के बराबर नहीं है। अब बताइए दिक्कत हुई कि नहीं हुई, 30 150 के बराबर नहीं है, ये कह सकते, इसको x1 समझ लो, इसको x2 समझ लो, तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि जो sin x1 है वो sin x2 के बराबर है, लेकिन x1 x2 के बराबर नहीं है। मतलब 30 जो है 150 के बराबर नहीं, 30 150 के बराबर नहीं, और यहाँ पर तो x1 बराबर x2। तो आप अब अगर आपसे कोई पूछ ले, ऐसा एग्जाम्पल दे दे, तो आप आंसर ही नहीं दे पाओगे। क्यों, इसीलिए कहते हैं। तो आप बताना कि ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू कितने, देखो ये जो वैल्यू है रेडियन में कितना है π/6 है, और ये कितना है 5π/6 है, और जो 5π/6 है ना वो इसके बीच में नहीं है, इसके बीच में होना चाहिए। ये जो x1 x2 है ना, x1 x2 -π/2 प्लस π/2 के बराबर होंगे या उसी के बीच में होंगे, मतलब -π/2 प्लस π/2 के बराबर या उसी के बीच की वैल्यू होगी, तब ये बराबर होंगे, तब ये बराबर होंगे। -π/2 या प्लस π/2 इसी के बीच के बराबर होंगे, तब जा कर के ऐसा होगा, तब जा करके ऐसा होगा। उसके बाहर की वैल्यू नहीं होनी चाहिए। अगर आपसे कोई कह दे इसमें ये दोनों बराबर क्यों नहीं आ रहे, तो आप बताओगे कि जो 5π/6 है वो इस दोनों के बीच में नहीं है, इनके बाहर की वैल्यू है, और हमें केवल इतनी वैल्यू पर दिखाना है कि एक एकी है, इतनी वैल्यू पर दिखाना है। इन -π/2 के बराबर या प्लस π/2 के बराबर या इनके बीच की वैल्यू पर एक एकी होना चाहिए। इसके बाहर से हमें कोई लेना देना नहीं है, इसके बाहर से हमें कोई लेना देना नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। चाहो तो आप एग्जाम्पल से ऐसे भी समझा सकते हो। देखिए चाहो तो आप एक एग्जाम्पल देके ऐसे समझा सकते हो, जैसे आपने sin 30 लिया, या इसी को sin 30 को कह सकते हो sin π/6, वैल्यू 1/2 आ गई। फिर आपने sin 60 लिया,
60 मतलब π/3, तो वैल्यू कितनी आ गई √3/2, √3/2 ऐसे भी समझा सकते हो। और देखिए जो 30 और 60 ले रहे हो मतलब π/6 या π/3, वो वैल्यू इन्हीं के बीच में ही है, इनके बाहर की वैल्यू नहीं होनी चाहिए, इन्हीं के बीच की वैल्यू पर एक ही होना चाहिए। इन्हीं के बीच मतलब इनके बराबर हो, -π/2 + π/2 के बराबर हो या इन्हीं के बीच में हो, इसके बाहर की वैल्यू नहीं होनी चाहिए। देखिए जरा, तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो sin π/6 की वैल्यू है वो sin π/3 के बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। देखिए sin π/6 की वैल्यू 1/2 है और sin π/3 की वैल्यू √3/2, तो ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं है। तो यहाँ ये भी तो कह सकते हो कि जो π/6 है वो भी π/3 के बराबर नहीं है, क्योंकि एकाएकी को एक तरीके से हमने ऐसे भी समझाया था। हमने कहा था अगर fx1 fx2 के बराबर ना हो तो फिर x1 भी x2 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये भी तो समझाया था एकाएकी में कि अगर fx1 fx2 के बराबर ना हो तो फिर x1 भी x2 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देख लो कि sin π/6 की वैल्यू 1/2 और sin π/3 की वैल्यू √3/2, ये दोनों बराबर नहीं है। तो अगर fx1 fx2 के बराबर नहीं है तो x1 भी x2 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो π/6 भी π/3 के बराबर नहीं है, π/6 भी π/3 के बराबर नहीं है। तो फलन कैसा हुआ? एकाएकी हुआ। यहाँ पर अतः लिखेंगे, अतः फलन, अतः फलन एकाएकी है। अब देखिए इसको आच्छादक सिद्ध करना है। आच्छादक कैसे सिद्ध करेंगे समझिएगा। आच्छादक के लिए जैसे देखो फलन है क्या, मेरी बात समझना, फलन है क्या? sin x है, ठीक, ये है। अब इसमें कौन कौन सी आप वैल्यू ले सकते हो? जैसे माइनस, देखो एक बार समझा ही देते हैं, -π/2 लोगे तो -π/2 जब यहाँ पर वैल्यू रखोगे तो आंसर कितना आएगा? -1 आएगा। अब देखिए -π/2 + π/2, ठीक, जैसे +π/2 ले लोगे, मान लो +π/2 लेते हो, क्योंकि यही वैल्यू लेना है तो इनके बीच की लेना है। तो यहाँ पर आप +π/2 लोगे तो ये कितना आएगा? 1 आ जाएगा। या इनके बीच के लिए, जैसे इनके बीच के लिए आपने कितना लिया था? π/6 लिया था। देखो π/6 लिया था तो sin π/6 बना था, आंसर कितना आया था? 1/2। जब आपने π/3 लिया था, π/3 लिया था, ये π/3 लिया था तो आंसर कितना आया था? √3/2। तो आप गौर कर रहे हो, कुछ चीज़ देख रहे हो कि ये वैल्यू लेने पर कितना आएगा? -1 या +1 या उन्हीं के बीच की वैल्यू आएगी। देखो आप, -1 आएगा, +1 आएगा, उन्हीं के बीच की वैल्यू आएगी। मतलब जो यहाँ पर fx की वैल्यू आ रही है, fx की जो वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है, किस में बिलोंग कर रही है? -1 +1, -1 के बराबर होगी, +1 के बराबर होगी तो उनके बीच में होगी, या तो उनके क्या होगी? बीच में होगी। देखो जब -π/2 रखेंगे तो -1 आएगा, +π/2 रखेंगे तो 1 आएगा। अगर इन दोनों के बीच की वैल्यू लेंगे तो 1/2 इन्हीं के बीच। अगर इन दोनों के बीच की वैल्यू ले रहे हैं तो -1 + 1 के बीच की वैल्यू आएगी। देखो इन दोनों के बीच की वैल्यू -π/2 + π/2 के बीच की वैल्यू हमने क्या ली? π/6 लिया, तो आंसर कितना आया? 1/2, मतलब इन्हीं के बीच में। फिर अगर π/3 लिया तो आंसर कितना है? √3/2, इन्हीं के बीच की वैल्यू आ गई, इन दोनों के बीच की वैल्यू। तो fx मतलब ये कह सकते हैं जो परास आई है, ये जो परास आई है, यहाँ पर कह सकते हैं कि जो परास आई वो -1 + 1, -1 हो गया तो +1 हो गया, इसके बराबर होगी। और कोडोमेन भी आप देख लो, यहाँ पर जो कोडोमेन है, कोडोमेन भी इतना है, देखिए तो यहाँ पर परास कोडोमेन के बराबर है, जो परास है वो कोडोमेन के बराबर है। और जब परास कोडोमेन के बराबर होता है तो फलन कैसा होता है बताइए? जब परास कोडोमेन के बराबर होता है तो फलन आच्छादक होता है। परास कोडोमेन के बराबर है, परास कोडोमेन के बराबर है तो लिखेंगे अतः फलन आच्छादक है, अतः फलन आच्छादक है। देखिए इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से जो साइन की वैल्यू होती है, ऐसे भी समझ सकते हो, जो साइन की वैल्यू होती है आप जीवन भर याद रखना, आज लिख लो कहीं पर, मरते समय अपने लड़के बच्चों को बता देना कि जो साइन की वैल्यू होती है, फंक्शन साइन है ना, उसकी वैल्यू -1 होगी या +1 होगी या उन्हीं के बीच में होगी, उसके बाहर कभी हो ही नहीं सकती, कभी नहीं हो सकती जब तक मैथमेटिक्स रहेगी। ऐसे भी समझ सकते हो।
साइन और कास ऐसे फंक्शन होते हैं, साइन और कास ऐसे फंक्शन होते हैं कि उनकी साइन की अगर सबसे छोटी वैल्यू पूछी जाए तो -1, सबसे बड़ी वैल्यू +1 या तो उन्हीं के बीच में। तो ऐसे भी कह सकते हैं, देखो फलन कौन है यहाँ पर, sin x है, तो sin x की वैल्यू कितनी होगी, -1 होगी या +1 होगी या उन्हीं के बीच में होगी। कभी भी यही कास में भी होता है, इससे बाहर कभी हो ही नहीं सकती, जीवन में कभी नहीं हो सकती। अगर हो जाएगी तो मैथमेटिक्स ही पलट जाएगी। साइन और कास की वैल्यू -1 +1 के बराबर होगी या उन्हीं के बीच में होगी। यहाँ पर फलन कौन है, देखो sin x है, फलन भैया कौन है, sin x है, तो sin x की वैल्यू कितनी होगी, तो -1 है तो +1 है तो उन्हीं के बीच में, और कोडोमेन भी कितना है, -1 +1 उन्हीं के बीच में। मतलब जो परास आएगा, परास कौन आता है, x की वैल्यू यहाँ पर रखने पर जो जो वैल्यू निकलती है वो परास होता है, और ये पूरा फलन कोडोमेन होता है। तो परास किसके हिसाब से आएगा, sin x के हिसाब से आएगा। x की वैल्यू यहाँ पर कुछ भी रख दो, चाहे जितना बड़ा कोण रख दो x की जगह, चाहे जितना बड़ी वैल्यू रख दो, चाहे जितनी छोटी वैल्यू रख दो, लेकिन जो साइन की वैल्यू आएगी जीवन में गांठ बांध लो, वो कभी भी -1 +1 के बाहर नहीं हो सकती है। तो -1 होगी तो +1 होगी तो उन्हीं के बीच की वैल्यू होगी, और यही कोडोमेन में, इसलिए परास कोडोमेन के बराबर हो गया, आच्छादक फलन हो गया। अब लिख देंगे, चूंकि फलन एकाएकी और आच्छादक लिख देंगे, चूंकि फलन एकाएकी और आच्छादक है, अतः फलन व्युत्क्रमणीय है। अतः फलन का हिस्सा व्युत्क्रमणीय है, ध्यान रखिएगा, अतः फलन व्युत्क्रमणीय है। इसका व्युत्क्रम भी निकालना है, तो अभी क्या बताया था, पहले fx = y से, हर क्वेश्चन में लगभग बताया, इससे x की वैल्यू निकालेंगे, और फिर वो x की वैल्यू निकालने के बाद क्या करेंगे, वही x = f इनवर्स y। देखो fx = y से, fx कितना है, sin x, sin x = y, इससे x की वैल्यू कितनी आएगी, sin इनवर्स y। x बराबर कितना हो जाएगा, जैसे आपने प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में आप पढ़ेंगे, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में आप पढ़ेंगे कि sin x = y, तो x = sin इनवर्स y, x = sin इनवर्स y। फिर क्या होता है, अच्छा इसी से fx = y हो गया, इसी से x बराबर क्या होता है, f इनवर्स y, इसी से x = f इनवर्स y होता है, या कह सकते हैं f इनवर्स y = x, तो हो जाएगा f इनवर्स y = x। x मतलब क्या हो जाएगा, sin इनवर्स y, ये इनवर्स निकल आया, ये देखिए इनवर्स निकल आया, ये इनवर्स निकल आया। अब गौर से देखिएगा 7वां नंबर क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए आज की वीडियो में इतना रखेंगे, अब 3 क्वेश्चन बचे हैं 8, 9, 10, तो लास्ट वीडियो इसका और बनाएंगे, उसमें ख़त्म कर देंगे। इसके पहले आप लोग कमेंट्स करना शुरू कर दें कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं, इसलिए इतना रखेंगे क्योंकि ये तीनों क्वेश्चन हो पाएंगे नहीं, बड़ा वीडियो हो जाएगा, बच्चे देखते कम है। अब आपको लास्ट वाले वीडियो जो इसका आएगा 8, 9, 10 बताएंगे, और आप कमेंट्स करना शुरू कर दीजिए कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं, और इन क्वेश्चनों के लिए थोड़ा सा मेहनत करिए। और देखिए हमने बताया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको हर वीडियो का, यहाँ तक कि कंपटीशन के वीडियो भी मिलेंगे आपको, ट्रिकी वीडियो एडवांस मैथ के। और आप सीरियल से पढ़ना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल पर जाइए, प्ले लिस्ट खोलिए, उसमें सीरियल से पढ़िए। ठीक, नमस्कार, धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।